सजा नहीं दी जा सकती, एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। बहुत से वायलेशंस हैं विच नीड्स प्रोब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी दोनों हुकूमतों में इस केस को ना तो रीओपन किया और ना ही इस कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट कराने की कोशिश की जैसे कि तवक्को की जा रही थी, बल्कि अपनी किताब में वो एतराफ़ करती हैं कि जब इनके चचा मुमताज़ भुट्टो ने उनके वालिद की डेड बॉडी को एक्सहूम कराने का मशवरा दिया, जिससे पार्टी को उस वक्त शायद एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हिस्ट्री विल जज हिम ऑन हिज लाइफ, द डिटेल्स ऑफ हिज डेथ डू नॉट मैटर। मेरा ख्याल ये मोहतरमा की 88 गवर्नमेंट को ले लें या 93 गवर्नमेंट को ले लें, एक तो वो यानी एक कहना चाहिए कि इतनी भारी भरकम हुकूमत नहीं थी, एक स्लिम मेजॉरिटी से वो गवर्नमेंट में आई थी, और फिर इतने इश्यूज थे जो मार्शल लॉ छोड़ के गया था 10 साल के टेन्योर के बाद, कि पहले उन्हीं निपटने के लिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलखुसूस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पोजीशन ये थी कि वो विंडिक्टिव नहीं थी बाय नेचर, वेंडेटा नहीं था उनके टेम्परामेंट के अंदर, इसलिए उन्होंने नजरअंदाज किया, मारा। मैं यहाँ पे आपको वाकया याद दिलाता हूँ कि भुट्टो साहब को जब फांसी हो गई और बेगम साहिबा इद्दत की पूरी करने के बाद वापस आई, तो बेशुमार मीडिया जो था बेगम साहिबा को, बेगम नुसरत भुट्टो को इंटरव्यू करना चाहता था। तो मुझे याद है कि बेगम नुसरत भुट्टो ने ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया, यही सवाल पूछा गया था कि आप भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर का या उनके कातिलों का कोई इंतकाम लेंगी, तो बेगम साहिबा ने एक बेबसी की कैफियत में पस मंजर में देखा और ये कहा कि ये मामला मैं खुदा की सुपुर्द करती हूँ। मैं समझता हूँ उनकी अपनी सियासी मसलहतें होंगी, वरना ये केस में अगर वो चाहती, जब वो बरसर इक़्तिदार थी, तो बिल्कुल उनका एहतसाब भी हो सकता था। उस वक्त तमाम बहुत सारे जजेस मौजूद थे, उनके मुतालिक रेफरेंस भी किए जा सकते थे, और मैं समझता ये हूँ कि और बहुत सारे इक़दाम हो सकते थे जिससे कि पब्लिक को ये वैसे जब वो आउट ऑफ पावर थी उस वक्त तो वो एजिटेट करती रहीं, जब वो पावर में नहीं थी, लेकिन जब वो ख़ुद पावर में आई तो उन्होंने एजिटेट। बेनज़ीर भुट्टो की दोनों हुकूमतें जो हैं वो शराकत इक़्तिदार की हुकूमतें थी, वो इक़्तिदार नहीं था। उन्हें बहुत कंडीशंस के साथ इक़्तिदार में शामिल किया गया था, तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो इसे रीओपन करते। कुछ तज्ज़िया निगारों का कहना है कि इस केस के रीओपन होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ौज और उस वक्त की अदलिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती, जो कि उस वक्त की हुकूमत के मुफाद में नहीं था। मेरा ख्याल ये है कि ये फ़ौज के इंटरेस्ट में जाएगा। लॉन्ग रन में फ़ौज के ऊपर जो एक बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है कि उसने पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को और उस वज़ीर आज़म को जिसने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत की तरफ लेके गया, जिसने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कम्युनिटी ने एक इज़्ज़त का मकाम दिया, उसको ख़त्म किया। तो ये जो एक धब्बा है फ़ौज के ऊपर, ये धुल जाएगा अगर एक गैर जानिबदाराना तहकीकात होती हैं और इस जुडिशल मर्डर के हवाले से एक ज़्यादा समझिए कि गैर जानिबदाराना फ़ैसला आता है। उस फैसले के आने से ज़ियाउल हक़ तो जो है समझिए कि मोरिद इल्ज़ाम ठहरेंगे, लेकिन फ़ौज एज एन इंस्टीट्यूशन इसमें कुछ लूज़ नहीं कर रही होगी। कि इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए उन इंडिविजुअल्स का जिन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया उनका एहतसाब होना चाहिए, और उसके लिए बहुत हमारे यहाँ प्रोविज़न बहुत अच्छा मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 मौजूद है, उसके तहत उनका एहतसाब हो सकता है। और इसकी मिसाल लंदन के अंदर, अगर आप इंग्लैंड की पुरानी तारीख़ देखें तो वहाँ क्रॉमवेल का जो मुकदमा था उसके मरने के बाद चलाया गया, क्योंकि उसने वहाँ पर जो वायलेशंस की थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो वो उसका मुकदमा चला, ना सिर्फ चला बल्कि उसकी कब्र खोद के उसको निकाल के उसको फिर फांसी दी गई, उसके स्केलेटन को फांसी दी गई, एक ये मिसाली तौर पर की तरह। तो मतलब ऐसी मिसालें मौजूद हैं दूसरे ममालिक में भी। यहाँ भी अगर किसी ख़ास आदमी के ख़िलाफ़ जो किसी इदारे से मुंसलिक रहा है, अगर इस किस्म की इल्ज़ामात हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बरहक़ है कि उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। जुडिशरी ने हमारी, मैं भी जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन जब भी कभी कोई मिलिट्री जब आई है तो हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने उनकी तरफ रुझान रहा है,
اور اگر ہم آج کل کے بھی حالات دیکھتے ہیں تو جب کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ آپ امینڈمنٹ اس طرح کر سکتے ہیں، کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا کہ آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں، لیکن پھر سسپینڈ کیا جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ اس پہ کہتی تھی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا صرف آرمی کو اختیار ہے کہ وہ ہر قسم کے انکانسٹیٹیوشنل فیصلے کرے اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے اور سپریم کورٹ کہے ہاں ٹھیک ہے؟ ایک عام آدمی کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں امینڈ کر سکتے؟ آصف زرداری صاحب کل کہیں کہ میں سسپینڈ کر رہا ہوں تو فوراً سپریم کورٹ کہے گا آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ 2/3 میجورٹی سینٹ میں، لیکن جب چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے پھر سب آنکھیں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، پھر وہ نظریہ ضرورت آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمارا نظریہ ضرورت جو ہے وہ صرف اور صرف آرمی کے لیے ہے، کہ آرمی جو ہے وہ اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو وہ نظریہ ضرورت کے ذریعے اس کو ٹھیک قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کہوں گا کہ ہمارے جوڈیشری نے کمزوری دکھائی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر برسر اقتدار آ گئی ہے اور نو منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی تحقیقات کو تو اقوام متحدہ سے کرانے کی بات کی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر صرف معافی طلب کی ہے۔ استدعا کروں گا کہ یہ بھی قرارداد پاس کی جائے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل پر پاکستان قوم سے معذرت کی جائے۔ کیا موجودہ صورتحال میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اس کیس کو ری اوپن کر سکے؟ کولیشن گورنمنٹس کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کولیشن گورنمنٹ میں تو سب کو مل جل کر چلانا ہے۔ کافی قیادت ہوگی جو اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کی تھی، جو اور ان کے جو حلیف ہیں اس وقت، وہ جو ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ میں شامل تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی اس وقت واضح اکثریت کے بغیر اور یہ کوئی اچیو کر سکے گی کہ اس کو ری اوپن کیا جائے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جتنی بھی یہ ٹرائل ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے، یہ نہیں کر سکیں گے، اور کیونکہ بہت سارے ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس حد تک نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے، اس لیے اس پوزیشن میں ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس وقت عوام کی بیکنگ سے اقتدار میں آئے، اور ان کو ایک بہت اسٹرانگ سپورٹ عوام کی حاصل ہے۔ کوئی مصالحت کرنا یا کمپرومائز کرنا ان کی مجبوری نہیں ہے آج۔ نہیں ہو سکتا جی، ری اوپن نہیں ہو سکتا، اس کا تو ریویو بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، نو کوسچن آف، اور اس کو ری اوپن کر کے کریں گے کیا؟ what they are going to gain out of it, and certainly جب وہ اس کو ری اوپن کریں گے تو I will enter، کیونکہ اس میں میں تو بڑا ایک اہم اس میں ایک کمپوننٹ اس کیس کا ہمیں PW1 کمپلیننٹ، تو میں اور وہ ان کو مجھے پتا کہ میں چیزوں کو بڑا ویگرسلی لیتا ہوں، میری جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ میں جس چیز کو لوں تو میں بڑا ویگرسلی لیتا ہوں، تو اس لیے وہ بہتر یہی ہے کہ اس کو صبر کریں۔ ری اوپن تو اگر آپ کریں تو یعنی واقعاتی طور پہ اگر آپ اس میں کوئی پروسیجر کے اندر تو نہیں آتے، یہ یعنی ہمارے جو پروسیجر ہے کورٹوں کا اس کے تحت تو اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے کہ کیس کا فیصلہ ہوا، کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد اس میں ریویو پٹیشن داخل ہوئی تو دونوں ڈسپوز آف ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ریویو پٹیشن کے اندر 7 ججوں نے جو 7 کے ساتھ جج تھے انہوں نے اس کو یونینیمسلی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ملک اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور موجودہ صورتحال میں اس کیس کو دوبارہ زیر بحث لانا غیر مناسب ہوگا۔ یہ خدشات اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں، لیکن ملکی تاریخ میں رونما ہونے والے ایسے سانحات جن سے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے، کیا ان کی تحقیقات ضروری ہے کہ نہیں؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو پوسٹھمسلی جو ہے کنوکٹ کیا گیا ہے اور ٹرائل کیا گیا ہے ان لوگوں کے کیسز کا، اور ان ایبسینشیا بھی ہوتا ہے
तो फिर जो लोग पॉस्टमस होते हैं और जिन्होंने क्राइम किए हैं, तो विंडिकेट करने के लिए जो इलीगल फैसले होते हैं गैर कानूनी तौर पर, तो उसको विंडिकेट करने के लिए उसकी शख्सियत को ट्रायल किया जा सकता है। भुट्टो साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं तारीख की, और तारीख अब बता रही है कि उनके साथ जुल्म किया गया गैर ज़रूरी तौर पर, बेवजह बगैर किसी जुर्म के उन्हें सजाए मौत से इसलिए हमकनार किया गया कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काम कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक लॉयर की हैसियत से भी और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से भी को उस केस को दोबारा खोला जा सकता है। इस सब का दारो मदार इस बात पे है कि आपकी जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर आप एक डिस्क्रेडिटेड जुडिशरी के सामने 10 दफ़ा ये केस खोलेंगे और 10 दफ़ा वो डिसीजन देगी, तो ये डिसीजन क्वेश्चनेबल रहेगा। वो जुडिशरी क्योंकि डिस्क्रेडिटेड थी, लिहाजा आज तक दुनिया ने उस फैसले को नहीं माना। अगर आप चाहते हैं कि ये इस पे इंसाफ का फैसला आए, पहले आप अपनी जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश करें दुनिया की नज़रों में, उसके बाद उसके सामने ये केस लेके जाएं और फिर वो जो फैसला देगी उसे दुनिया मानेगी, वरना ये एक कंट्रोवर्शियल फैसला फिर भी रहेगा। मेरा ख्याल था कि पहले भी ये कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कोई वजह नहीं है कि इस वक्त भी अगर कोशिश करें तो नहीं हो सकती। कोशिश करनी चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि लीगली स्पीकिंग क्या किस किस्म की एविडेंस अवेलेबल है या किस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं कि इनको रीओपन किया जाए। तो रीओपन का मतलब ये नहीं है कि जो लोग हैं वो अब नहीं मौजूद हैं, रीओपन करके अगर इसको सेट असाइड कराया जा सकता है तो उसका मकसद ये होगा कि जो एक ठप्पा लगा हुआ है कि उन्होंने कत्ल करवाया था, वो कम से कम उस ये ठप्पे से तो बिल्कुल वो अलहदा हो जाएंगे और उनकी फैमिली, सारी जो उनकी पार्टी है, सारे लोग हैं, वो कम से कम ये समझेंगे कि हाँ भाई ये सही फैसला हुआ। ये तो एक बहुत ही अलमनाक हिस्सा है हमारी तारीख का, और जो हमारी कौम ने भुगतना है। कौमें आखिर हिसाब देती हैं, उनके लीडरान या दूसरे जो, और उन्हीं के ऊपर इसके असरात आते हैं। तो भुट्टो साहब की जो शहादत है फांसी के ज़रिए, उसका भी हिसाब तो चुकाना होगा ना किसी वक्त, और जब तक वो हिसाब नहीं चुकाते तब तक के स्लेट जो है वो साफ़ नहीं होती। ये मामला जो है ये आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, बकाया में यानी रह जाएगा। भुट्टो पर आयद इल्ज़ामात से उन्हें बरी करने और उनकी मौत से जुड़ी इस कॉन्स्पिरेसी की तह तक पहुंचने के लिए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी इस केस को रीओपन करेगी, या ये केस हर बार किसी न किसी मसलहत का शिकार होकर एक दिन हमेशा के लिए तारीख के औराक में खो जाएगा?